हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। आज हम सब चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के अनुसार। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि हमने चैप्टर 2 पढ़ा है, वो रेफरेंस बुक के अनुसार था। लेकिन अब हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी के चैप्टर के अनुसार ही हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर 2 जो है वो एनसीईआरटी के अनुसार ये चैप्टर 2 है, याद रखिएगा। तो ये चैप्टर 2 जो है एनसीईआरटी को फॉलो करता है। चैप्टर का नाम आप लोग देख रहे हैं कि उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत है, यानी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर क्या है? बिहेवियर। इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे थ्योरी के माध्यम से सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको उपयोगिता के बारे में पढ़ने को मिलेगा, उसकी विशेषता और उदासीनता वक्र के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले आते हैं क्या, तो सबसे पहला है कि उपभोक्ता होता क्या है या उपभोक्ता है क्या। तो कहा क्या गया है, तो उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहा जाता है जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है, नहीं तो उसका उपयोग करता है। इसी को उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे कहा गया है कि उपभोक्ता किसे कहा गया, कंज्यूमर किसे कहा गया है, तो जो किसी वस्तु और सेवाओं का क्या करे, उपयोग करे, नहीं तो उसका उपभोग करे, उसी को उपभोक्ता कहा जाता है। दूसरा बताया गया है कि उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। ऊपर में हमने तो पढ़ लिया कि उपभोक्ता क्या है, अब हमको जानना है कि उपभोक्ता संतुलन क्या होती है। तो उपभोक्ता संतुलन क्या होती है, तो अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर इस प्रकार व्यय करे कि उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त है। कहा गया है कि सभी व्यक्तियों की अपनी जो आय है वो सीमित है और हमारे पास साधन भी क्या है, सीमित है। तो कहा गया है कि सीमित आय यानी जो हमारी आय है वो सीमित है और उस सीमित आय पे जो हमने व्यय किया है उस व्यय से जितना ज़्यादा हो सके, जितना अधिकतम हो सके, हम उससे क्या करना चाहते हैं, उपयोग में लाना चाहते हैं। उसी को कहा जाता है उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है। तो सिंपल वर्ड में यही बताया गया है कि अपनी सीमित आय का इस प्रकार उस पर व्यय यानी खर्च किया जाए कि उससे सबसे ज़्यादा हमें उपयोगिता प्राप्त हो। उसी को उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है, उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है। इसके बाद है कि सैमुअल्सन ने कहा है कि एक उपभोक्ता उस संतुलन में होता है जब अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। यहाँ से एमसीक्यू में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके एमसीक्यू में प्रश्न पूछा जाएगा, दे दिया जाएगा कि किसने कहा था कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वो अपनी आय की दी हुई आय तथा बाजार की कीमतों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। यह बात किसके द्वारा कहा गया था, तो यह बात सैमुअल्सन के द्वारा कहा गया था। इस तरह के प्रश्न आपके एमसीक्यू में पूछे जाएंगे और इस तरह के प्रश्न आपके सब्जेक्टिव पार्ट में पूछे जाएंगे। इसके बाद उपयोगिता क्या होती है, हमने पीछे पढ़ा था। कंज्यूमर क्या होता है, उपभोक्ता कौन होता है, क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। यहाँ पे हमने वहाँ पे एक वर्ड देखा था उपयोगिता यानी यूटिलिटी क्या होती है, यहाँ उसके बारे में जानेंगे। तो किसी वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, यानी उपयोगिता क्या है। तो उपयोगिता बोला गया कि किसी वस्तु की वह कैपेसिटी है, क्षमता है जो उसको संतुष्ट करता है, किसी व्यक्ति को वो क्या करता है, संतुष्ट करता है। वस्तु की जितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है उस वस्तु से उतनी ही अधिक उपयोगिता हमें प्राप्त होती है। कहने का मतलब हो गया कि जितना ज़्यादा उसकी हमें ज़रूरत होगी उससे हम उतना ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए हमें भूख लगा हुआ है बहुत ज़्यादा और हमने ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाया, तो खाना से हमने ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त करने की कोशिश की है। तो वही बात बताया गया है कि उपयोगिता है क्या, तो किसी भी वस्तु से जो हमें संतुष्ट कर ले, जो उसकी मात्रा जो हमें जितनी ज़्यादा हो सके वो हमें क्या करे, संतुष्ट करे, उसी को क्या कहा जाता है, उपयोगिता कहा जाता है। और प्रोफेसर फेजर ने कहा है उपयोगिता केवल इच्छा करना होता है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये प्रश्न पूछे गए हैं। किसने कहा था उपयोगिता केवल इच्छा करना होता है, किसने कहा था, तो यह कहा था फ्रेजर ने कहा था। ये आपके एमसीक्यू में यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कि उपयोगिता की विशेषताएं क्या की है। याद रखिएगा आपसे सब्जेक्टिव में विशेषताएं जरूर पूछे जाएंगी वो, और आपको विशेषताएं यहाँ पे काफ़ी आसानी से समझाया जा रहा है कि उपयोगिता की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो लिखा गया है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। जाहिर सी बात है सबकी उपयोगिता जो होती है वो अलग अलग होती है, यानी कहने का मतलब हो गया कि उसके मन का विचार है। कोई व्यक्ति अगर भोजन करता है, मान लीजिए आप रोटी खाते हैं
तो आपको 2 रोटी में ही आपको उसकी ज़्यादा उपयोगिता मिल जाती है, कोई व्यक्ति 4 खाता है तो कहा गया कि उसकी अपनी मन की क्या है, धारणा है। उपयोगिता व्यक्ति परक होती है, सभी व्यक्तियों का अपना अपना अलग अलग परख है, अपना अलग अलग पसंद है, बोला गया है। उपयोगिता समय तथा स्थान के साथ बदलती भी रहती है। जाहिर सी बात है कि आप एक जगह पे रहिएगा तो यहाँ पे आपकी चाह कुछ और रहेगी, आप अगर दूसरे जगह पे जाइएगा आपकी चाह हो सकती है, आपकी पसंद हो सकती है कि कहीं बदल जाए। तो कहा गया है समय और स्थान के साथ उपयोगिता जो होती है वो बदलती रहती है। उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होता है। नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होने का मतलब है कि इसमें कोई मोरल चीज़ नहीं होता है। कोई व्यक्ति अगर चोरी कर रहा है तो वो मोरल चीज़ तो है नहीं, लेकिन उसको तो संतुष्टि प्राप्त हो रही है कि हमने चोरी किया है। तो कहा गया है कि नैतिक सिद्धांतों से वो प्रभावित नहीं होता है। उपयुक्तता कारण है तथा संतुष्टि परिणाम है। उपयुक्तता क्या है, एक तरह से कारण है और संतुष्टि ही उसका क्या होगा, परिणाम होगा, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग को जानना है कि उपयोगिता की माप, उपयोगिता को हम लोग मापते कैसे हैं, उसे मेजर कैसे किया जा सकता है। तो बताया क्या गया है कि गणनावाचक माध्यम से उसे, जिसे हमने कार्डिनल कहा जाता है या क्रमवाचक इसे ऑर्डिनल कहा जाता है, इससे उसे हम मेजर करते हैं। बारी बारी से इन दोनों विषयों को हम लोग देखेंगे कि गणनावाचक होता क्या है और क्रमवाचक होता क्या है। तो लिखा गया है कि प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता को गणनावाचक बताया गया है और आपसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसने कहा था कि उपयोगिता एक गणनावाचक है या किसने बताया था कि उपयोगिता गणनावाचक है। आंसर लगाइएगा प्रोफेसर मार्शल, या सिर्फ आपके ऑप्शन में मार्शल दिया हुआ रहेगा कि मार्शल ने कहा था उपयोगिता क्या है, गणनावाचक है। और उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से मापा जाता है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में, प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं कि किसने कहा था कि उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है, तो मार्शल ने कहा था। बताया गया है कि उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है और संख्या के आधार पर कम या अधिक प्राप्त किया जा सकता है, यानी संख्या के आधार पे जिसे गिना जाए। गणनावाचक कहने का मतलब जिसे गिना जा सके। प्रोफेसर हिग्स ने उपयोगिता की गणनावाचक माप से सहमत नहीं थे। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम से कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गणनावाचक के परिणाम से या गणनावाचक के माप से सहमति नहीं था उनका। तो ये था प्रोफेसर हिग्स ने। हिग्स ने उपयोगिता की गणनावाचक से सहमत नहीं थे। उनका मानना है कि उपयोगिता, यहाँ पे था होगा, उनका मानना था कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है जिसे संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यानी मन की धारणा है और मन की धारणा को हम लोग संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। संतुष्टि के आधार पर इसे केवल क्रम में दिया जा सकता है, सिर्फ संतुष्टि के आधार पर इसे बताया जा सकता है, गणना के आधार पर इसे बताया नहीं जा सकता है। ये कहा था प्रोफेसर हिग्स ने, कहा था मार्शल ने, कहा था यह गणनावाचक है। प्रोफेसर हिग्स ने कहा था यह गणनावाचक नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक धारणा है। इसके बाद है कि उपयोगिता की धारणाएं कौन कौन सी होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी होती क्या है। तो कहा गया है कि उपयोगिता की धारणाओं को 2 भागों में बांटा गया है। सीमांत उपयोगिता, जिसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, जिसे हम लोग MU से डिनोट किया जाता है, और कुल उपयोगिता जिसे हम लोग TU से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। जिसे TU से डिनोट किया जाता है और MU से। कहा गया है कि सीमांत उपयोगिता कहा किसे जाता है। याद रखिएगा, सीमांत उपयोगिता कहा किसे जाता है, तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। यानी हमने एक अतिरिक्त इकाई, जैसे हमने कोई चीज़ उपयोग में लाया और फिर उसके एक और अतिरिक्त इकाई को हमने जब बढ़ा दिया, तो उसके अतिरिक्त इकाई से जो हमें संतुष्टि या कहा गया है कि उपयोग से अतिरिक्त उपयोगिता जो हमें मिलती है, उसी को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। कहा गया है कि देखिए, सपोज मान लीजिए यहाँ पे देखिए दिया क्या गया है, तो वस्तु एक है
और जिससे हमें सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है, 40 मिल रही है। हमने दूसरी वस्तु का जब उपभोग किया उससे हमें सीमांत उपयोगिता 30 मिल रही है। यानी उपयोगिता जैसे जैसे मान लीजिए कि आप खाना खा रहे हैं, आपको भूख लगा हुआ है, पहली रोटी आपने खाया, आपको मान लीजिए कि पहली रोटी खाने पे आपको 40% संतुष्टि मिली है। दूसरी रोटी खाया, पहली रोटी खाई आपने तो आपका कुछ ना कुछ तो पेट भरा होगा। आपने दूसरी रोटी खाई तो उससे भी क्या होगा कि उसके मुकाबले कम संतुष्टि मिला। क्यों? क्योंकि पहले से आपका पहले भूख ज़्यादा था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप खाते चले जाइएगा वैसे वैसे आपकी भूख कम होती जाएगी, तो आपकी उपयोगिता भी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जब आपका पेट पूरी तरह से भर जाएगा तो वो हो जाएगा शून्य। उसके बाद अगर आपको बोला जाए कि और खाइए, आप नहीं खा पाइएगा। तो कहा क्या जाता है यहाँ पे कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो कहा गया है कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। ये देखिए, सीमांत उपयोगिता जनरली जो होती है घटती किंतु धनात्मक उपयोगिता तो होगी लेकिन धनात्मक होगी। यहाँ तो आपको घटते हुए दिखाई दे रहा है। और एक जब बिंदु शून्य सीमांत कब होगा, जब उसकी क्या हो जाएगी, पूरी हम तृप्त हो जाएंगे, पूरा हमको संतुष्टि मिल जाएगा, तब वहाँ पे सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और उसके बाद सीमांत उपयोगिता जो है वो ऋणात्मक होती चली जाएगी। इस फिगर को जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद क्या है आपका, कुल उपयोगिता किसे कहा जाता है। हमने पीछे पढ़ा सीमांत उपयोगिता, यहाँ पे हमको पढ़ना है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या होती है, तो उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से, उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहा जाता है। यानी कहा गया है कि सभी सीमांत उपयोगिता को हर एक अतिरिक्त इकाई में अगर हम जोड़ते चले जाते हैं तब उसे हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। कहा गया है कि कुल उपयोगिता उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग है। यानी कुल उपयोगिता किसे कहा जाएंगे, तो हर एक इकाई में जो हमें सीमांत उपयोगिता मिलता है उसी को अगर हम जोड़ते जाएंगे तो उस वस्तु की हमें कुल उपयोगिता मिलेगा। यहाँ पे आप ग्राफ के फिगर के माध्यम से देखिएगा। तो पहली सपोज मान लीजिए कि ये हम भोजन करते हैं, पहली रोटी खाते हैं, उपयोगिता सीमांत उपयोगिता 40 है। दूसरा हमने खाया, सीमांत उपयोगिता हमें 30 मिला दूसरी से, तो कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 70 हो गया। फिर हमने तीसरी रोटी खाई, इससे हमें 20 प्राप्त हुआ, तो हमें जो कुल उपयोगिता कितना प्राप्त हुआ, 90 प्राप्त हुआ। याद रखिए कुल उपयोगिता कितना हुआ। इस तरह से कहा जाता है कि जब आपकी सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी उस समय कुल उपयोगिता सबसे ज़्यादा होगी। और ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी तब कुल उपयोगिता कितना होगा, तब कुल उपयोगिता जो होगा वो सबसे अधिकतम होगा, सबसे ज़्यादा होगा। इस बातों को जरूर आप ध्यान दीजिएगा। तो कब हो जाएगा, जब सीमांत उपयोगिता सबसे अधिक होगा, कुल उपयोगिता जो होगा वो सबसे अधिकतम होगा। जब जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती चली जाएगी कुल उपयोगिता जो है वो घटती चली जाएगी। अगर ये ऋणात्मक होते चला जाएगा, ये जो है कुल उपयोगिता है ये भी घटती हुई चली जाएगी। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध क्या है, ये आपके सब्जेक्टिव पार्ट में ये प्रश्न पूछा गया है कि संबंध बताइए कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में दोनों में संबंध क्या है। तो बोला गया है कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक या घट रही होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती चली जाती है। पिछले वाले फिगर को फिर से यहाँ पे देखिएगा कि जब ये से याद रखिएगा कि जब सीमांत उपयोगिता घट रही है तो यह क्या हो रही है, बढ़ रही है। याद रखिएगा ये घट रहा है, 40 से 30 आया तो ये क्या हो गया, 40 से कहाँ पहुँच गया, 70 पे पहुँच गया। यानी ये सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, घट रही है। याद रखिएगा यहाँ पे लिखा है कि सीमांत उपयोगिता जब घट रही हो तो कुल उपयोगिता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यही रिलेशन है दोनों में। उसके बाद क्या बोला गया है कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता क्या हो जाएगा, अधिकतम हो गया। सीमांत उपयोगिता शून्य, कुल उपयोगिता यहाँ पे क्या बताया जा रहा है,
100 हो जाए, 100 हो गया। यानी इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा है, 100 ही है, यानी अधिकतम हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट बोला जा रहा है कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता जो है वो घटने लगती है। अभी इस बात का हमने पूरी तरह से डिस्कस किया है कि कब ये अधिकतम होगा, कब ये ऋणात्मक होगा और कब ये कम होता चला जाएगा या बढ़ता चला जाएगा। सारे चीज़ों को हमने यहाँ पे आसानी से समझा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को निकालते हैं। अब आते हैं गॉसन के प्रथम नियम को। गोसेन के प्रथम नियम को भी एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछे गए हैं कि गोसेन के प्रथम नियम हमें क्या बताता है। तो बोला गया है कि जैसे हम किसी वस्तु के एक अधिक इकाइयों का उपयोग करते हैं वैसे वैसे उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती चली जाती है। पीछे हमने बोला था, पीछे देखिएगा कि जैसे जैसे हम इसकी इकाइयों को बढ़ा रहे हैं सीमांत उपयोगिता क्या होती चली जा रही है, घटती चली जा रही है। यही चीज़ यहाँ भी बोला गया है, गोसन ने यही बातों को बताया है कि जब जब हम सीमांत उपयोगिता की इकाइयों को बढ़ाएंगे सीमांत उपयोगिता घटती हुई चली जाती है। इसी को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है और इसी को सीमांत उपयोगिता का हास नियम भी कहा जाता है, हार्स नियम भी कहा जाता है। यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद है कि एक धीष्ट अधिमान किसे कहा जाता है, मोनोटॉनिक प्रीफरेंस। यहाँ पे प्रीफरेंस का मतलब होता है अधिमान, यानी अवसर बोल सकते हैं। प्रीफरेंस क्या होता है, प्रीफरेंस क्या होगा, तो एक उपभोक्ता को वस्तुओं के विभिन्न बंडलों में से उस बंडल को अधिमान देता है जिसमें इन वस्तुओं में से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा हो। जैसे आपको बहुत सारा चीज़ एक साथ दे दिया जाएगा और आपको उसमें से एक को सेलेक्ट करना है, आप किसे सेलेक्ट कीजिएगा, तो जिससे ज़्यादा आपको संतुष्टि प्राप्त होने लगेगा कि ये चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो रही है और दूसरे बंडल की तुलना में दूसरी वस्तु की मात्रा कम भी हो, साथ ही साथ उसकी संख्या भी ज़्यादा है, तब आप उसे क्या करेंगे, चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। यही बातों को एक धीष्ट अधिमान में बताया गया है कि एक उपभोक्ता जो है वस्तुओं के विभिन्न बंडलों में से उस बंडल को अधिमान देता है, यानी प्रीफरेंस देता है जिसमें इन वस्तुओं में से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा हो, यानी मात्रा अधिक हो, और दूसरे बंडलों की तुलना में दूसरी वस्तु की मात्रा क्या हो, कम ना हो। ये भी देखिए, ये दूसरी वस्तु की मात्रा में दूसरी वस्तु की मात्रा कम ना हो, उसी को क्या कहा गया, एक धीष्ट अधिमान कहा गया है, यानी मोनोटॉनिक प्रीफरेंस कहा गया है। अब आते हैं उदासीनता वक्र क्या है या तटस्था वक्र। एक ही नाम है, याद रखिएगा, दोनों को एक ही नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको कभी उदासीनता के बारे में दे देगा, कभी तटस्थता के बारे में दे देगा। जिसे इंग्लिश याद रखिएगा, इंग्लिश वर्ड सबका कॉमन होता है, तो इंग्लिश वर्ड जरूर ध्यान दीजिएगा। इंडिफरेंस कर्व किसे कहा जाता है, इसे अनादिमान वक्र भी कहा जाता है। इंडिफरेंस कर्व को अनादिमान वक्र भी कहा जाता है। तो हिंदी में नाम आपके बदलते रहेंगे, इंग्लिश वर्ड को भी थोड़ा बहुत आप जरूर ध्यान में रखिएगा ताकि आपको आंसर लिखने में काफ़ी आसान हो। बताया गया है कि हिग्स एवं एलन ने उदासीनता वक्र की विचारधारा प्रस्तुत किए। आपसे एमसीक्यू में यह प्रश्न पूछा गया है कि उदासीनता वक्र की विचारधारा किसने प्रस्तुत किया है, तो हिग्स एवं एलन ने किया है, हिग्स एवं एलन ने किया है। ये नाम जरूर याद रखिएगा, आपके एमसीक्यू में पूछे जाएंगे और हो सकता है कि 2024 में यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। उदासीनता वक्र को दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताती है जिनसे किसी व्यक्ति को समान संतोष प्राप्त होता है। कहा गया है यहाँ पे कि उदासीनता वक्र जनरली दो वस्तुओं को लिया जाता है। उदासीनता वक्र में दो वस्तुओं को कंपेयर किया जाता है जिससे कहा गया है कि किसी व्यक्ति को दोनों से क्या हो, समान संतुष्ट प्राप्त होता है, उदासीनता वक्र कहलाता है। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे वस्तु y है, यहाँ पे वस्तु x है। यही बताया गया है कि उनके विभिन्न संयोगों को, विभिन्न संयोगों का मतलब बोल सकते हैं उनके ऐड को बताता है, याद रखिएगा।
उदासीनता वक्र की विशेषताएं क्या है, विशेषताएं आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी, याद रखिएगा। इस फिगर को थोड़ा सा और देखिएगा तो देखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो वक्र जो यहाँ पे संतुष्टि प्राप्त होगा वो इससे होगा, उससे कम संतुष्टि इससे होगा, उससे कम संतुष्टि इससे होगा। इस तरह के ग्राफ देकर के आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा संतुष्टि किससे प्राप्त हो रहा है, तो IC4 से सबसे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो रहा है। अब इसकी विशेषताएं हम लोग जान लेते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। विशेषताएं बार बार आपको हमने बता रखा है या आपको हम बता रहे हैं कि विशेषताएं आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में जरूर पूछे जाएंगे और यहाँ से MCQ के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता है, याद रखिएगा उदासीनता वक्र जो होता है वो बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता है। दूसरा बताया जा रहा है कि उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि उदासीनता वक्र का जो ढाल क्या होगा, ऋणात्मक होता है। एक ही उपभोक्ता के दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि एक उपभोक्ता के दो उदासीनता वक्र ये और ये, क्या ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो कभी नहीं काटते हैं, यही चीज वहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ उदासीनता वक्र कभी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है, यानी किसी भी अक्ष हम जानते हैं, ग्राफ को हम लोग जानते हैं कि इसे हम लोग वाई एक्सिस कहा जाता है, इसे एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष कहा जाता है, वाई एक्सिस कहा जाता है। और कहा गया है कि ये जो है वो वाई को न टच करता है और नहीं यह एक्स को टच करता है, नहीं एक्स एक्सिस को टच करेगा जो उदासीनता वक्र का जो ग्राफ होगा, और नहीं वाई एक्सिस को टच करेगा जो इसका वक्र होगा। तो इन बातों को भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। उदासीनता वक्र गोलाकार भी हो सकता है, कभी कभी यह गोलाकार रूप भी धारण कर लेता है। तो ये उदासीनता वक्रों की क्या थी, विशेषताएं थी, आपके एग्जाम में यह पूछे जाएंगे। आगे है इसकी सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MRS से डिनोट करते हैं। और ये आपके एग्जाम में यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, यानी M से आपका क्या हो गया, मार्जिनल हो गया, R से आपका रेट हो गया और S से आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो MRS है क्या, तो बोला क्या गया है कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों को छोड़ता है उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहा गया है। कहा गया है कि मान लीजिए कि आपके पास दो वस्तुएं हैं और कहा गया है कि आपको दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है, तो जितनी ज़्यादा आप त्याग करेंगे, जो त्याग आपने किया उसी को सीमांत प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा उसी के MRS के टेबल को यहाँ पे बताया गया है कि संयोग यहाँ वस्तु X है और वस्तु Y है, फिर वस्तु ये हो गया और ये हो गया। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहली वस्तु दूसरी वस्तु, अब हमने पहली वस्तु X वस्तु को यहाँ पे बढ़ाया है, यानी पहले 1 था अब 1 बढ़ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने पहले था Y वस्तु 20 अब 15 हो गया, यहाँ पे हमने 5 घटा दिया है। तो कहा गया है कि इसी के अनुपात को, रेशियो को जनरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोला जा सकता है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर हमने कितनी की कमी की, उसी को कितना को त्यागा हमने, उसी को कहा जाता है, ये 5 है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, उसे हम लोग सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है छठे ABCDEF, ये छठे पार्ट है। ये छठा पार्ट में जनरली क्या बताया गया है कि वस्तु की मात्रा छठे पॉइंट में और वस्तु की मात्रा Y, यहाँ पे देखिएगा कि दोनों का सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या हो गया है, दोनों आपस में बराबर हो गया है। तो बराबर हो गया है तो क्या लिखा गया, बोला गया है कि छठे संयोग में सीमांत प्रतिस्थापन दर घटकर 1:1 यानी 1:1 रह जाती है। प्रथम संयोग से छठे संयोग में स्पष्ट है कि x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर घट रही है, x के लिए y का मात्रा क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिएगा x बढ़ाया जा रहा है तो y की मात्रा में क्या हो रही है,
कमी हो रही है। तो इसी बातों को यहाँ पे बताया गया है। इसी को कहा जाता है हार्समान सीमांत प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। और यहाँ पे MRS का फॉर्मूला दिया गया है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और ये माइनस, क्योंकि इसकी संख्या क्या हो रही है, घट रही है। इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि पहले ये नाम x लिखा गया है, तो जो पहले लिखा गया उसको नीचे रखा जाता है, जो बाद में लिखा गया है उसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न में आपसे न्यूमेरिकल यहाँ से बनाने के लिए आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये जो छोटा सा पॉइंट है इसे ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्या, तो यहाँ पे जो कैसे लिखा गया है इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। MRS सदैव ऋणात्मक होता है, ये भी याद रखिएगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इन बातों को अभी आपको याद रखना होगा। अब आते हैं हम लोग बजट रेखा किसे कहा जाता है। इसी को कीमत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में दोनों में से पूछे जाते हैं। कभी कभी दे देता है कि बजट रेखा को बताइए, या बजट रेखा किसे कहा जाता है, बजट रेखा से आप क्या समझते हैं, बजट रेखा को आप शब्दों में बताइए। उसी को कहा जाता है कीमत रेखा। या आपसे पूछ दिया गया कीमत रेखा क्या है, कीमत रेखा के बारे में आप समझाइए। तो कहा गया है कि बजट रेखा या कीमत रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं को ऐसे सभी संयोगों को प्रदर्शित करता है जिन्हें उपभोक्ता दी गई आय तथा वस्तु की कीमतों के साथ खरीद सकता है। कहा गया है कि कीमत रेखा उसे कहा गया है जब दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को, दो वस्तुओं के ऐसे योग को बताता है जो उपभोक्ता की दी गई आय पे, उपभोक्ता के पास जितनी आय दी गई है, आय तथा और वस्तु की जितनी कीमत है उस कीमत पे उसे खरीद सकता है। तो कहा गया है कि इसी को बजट रेखा या कीमत रेखा कहा जा सकता है। अब यहाँ पे बजट रेखा का समीकरण यहाँ पे दिया गया है। ये बजट रेखा का समीकरण है, इसे जरूर याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बजट रेखा का समीकरण क्या होता है, तो आपको यहाँ पे ऐसे शो करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि M का अर्थ क्या होता है। तो उपभोक्ता की कुल आय, यानी उपभोक्ता के पास कितनी आय है, कितना वो अर्निंग करता है, वो यहाँ पे बताया गया है। दूसरा गया है कि PX यानी X वस्तु से प्रति इकाई कीमत, X वस्तु की कितनी कीमत है। P4 प्राइस हो जाएगा। P4 क्या हो जाएगा, यहाँ प्राइस बोल सकते हैं। तो कहा बोल सकता है कि X वस्तु की प्रति इकाई, X क्या बताता है, तो वस्तु की मात्रा को बताता है। PX जनरली X वस्तु की प्रति इकाई को बताता है, और X जो है वो वस्तु की मात्रा को बताता है कि वस्तु कितना है। Y क्या बताता है, तो वस्तु की प्रति Y की, यानी दो वस्तु, जनरली यहाँ पे क्या बताया गया है कि दो वस्तुओं को लिया जाता है। जब दो वस्तुओं को लिया जाता है तो एक वस्तु को X से डिनोट करते हैं, एक वस्तु को Y से डिनोट करते हैं, और PX जो होगा वो X वस्तु की प्रति इकाई कीमत, और PY जो होगा वो Y वस्तु की प्रति इकाई कीमत को बताएगा। और M उसकी जो है वो वस्तु की, यानी M जो है उस व्यक्ति की या उस उपभोक्ता की, कंज्यूमर की क्या बताएगा, आय कितनी है, ये बताता है। तो यहाँ से आपके समीकरण पूछे जा सकते हैं बजट रेखा का। तो ये आपका चैप्टर पार्ट 2 था, याद रखिएगा। पार्ट 1 चैप्टर था, ये चैप्टर 2 का याद रखिएगा। ये चैप्टर 2 का कंज्यूमर एंड देयर बिहेवियर्स के, ये चैप्टर 2 के पार्ट 1 थे। पार्ट 2 का इसका भाग भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 2 में क्या पढ़ना होगा, डिमांड के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, एक बार में इस वीडियो को समझाना आसान नहीं होगा। तो चैप्टर पार्ट 2, यानी जो चैप्टर इसी का जो है चैप्टर 2 का NCERT का ही है, चैप्टर 2 जो होगा उसके पार्ट 2 में हम लोग डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, और डिमांड कर्व के बारे में, यानी मांग और मांग की लोच के बारे में पढ़ेंगे, और उससे जुड़े हुए MCQ को हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 का पार्ट 2 हम लोग भी जरूर पूरा पढ़ेंगे, तब जाकर के आपका चैप्टर 2 क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इसके बाद पहले हम लोग जो हमने अभी पढ़ा है उसके MCQ को जानेंगे, तब उसके बाद हम लोग पार्ट 2 को हम लोग समझेंगे, और क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे प्रश्नों का यहाँ पे आपको डिस्कशन देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।